हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज 11। फ्रेंड्स, आरआरबी जेईई 2024 के रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर चुके होंगे या अभी नहीं किए हैं तो जल्दी से फिल कर लीजिए और आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में CBT 2 के सलेबस, स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आरआरबी जेईई 2018 का एग्ज़ाम क्लियर किया था और अभी मैं रेलवे में जेईई हूँ। और तो मैं मेरे मार्क्स सबसे पहले बता दूं क्योंकि वो ज़रूरी होता है। 110 आउट ऑफ 150 थे। और फ्रेंड्स, मैंने कैसे तैयारी करी थी, सिलेबस को कैसे कवर किया था, क्या स्ट्रेटजी थी, बुक्स कौन सी पढ़ी थी, तो मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा था और उससे अच्छे अंक आ गए थे, 110 कम नहीं होते हैं, तो उसे शेयर करना चाहिए। और हमको लगता है कि अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग भी निश्चित रूप से सफल होंगे। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सेकेंड स्टेज CBT जो है, इसमें ड्यूरेशन 120 मिनट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। सिलेबस आपका 5 पार्ट में है। पहला जनरल अवेयरनेस, इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा फोकस होगा टेक्निकल एबिलिटीज पे। इसमें आप लोग अगर डिवीजन ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो 100 क्वेश्चन है टेक्निकल एबिलिटीज के। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशंस और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के क्वेश्चन 10 to 15 हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बातचीत करें आगे तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जेईई के जो सिलेबस हैं उसमें फ्रेंड्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं बता दूं, सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना स्टडीज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस सिलेबस का एक प्रिंट ले लीजिएगा और इसको अपने स्टडी टेबल पे या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे रख लीजिएगा। और जैसे हम बता रहे हैं आप लोग वैसे ज़रूर कीजिएगा। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक खोले हैं, अपने नोट्स को खोले हैं या फिर जो कोचिंग मटेरियल है उसको खोले हैं, तो अब जैसे मान लीजिए आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ लिया है तो इसको मार्क कर दीजिए कि यह कंफर्म हो गया है। इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट पढ़ लिया है तो इसको भी मार्क कर दीजिए। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, इसको भी मार्क कर दीजिए। जो नहीं पढ़ा है या फिर जो अभी पढ़ना बाकी है उसको मार्क नहीं कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स, जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस है इससे क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से आप मान सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन इसके रहते ही रहते हैं। ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन, लॉ ऑफ फोर्सेस, लैमेज थ्योरम, कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल, इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है। फिर फ्रेंड्स, कंडीशन ऑफ हार इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, डेफिनेशन। इसके फ्रेंड्स एप्लीकेशन आएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टेबल के कॉर्नर पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो कैसा है, कंकरेंट है कि नॉन कंकरेंट है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, डेरिवेशन of limiting angle and friction and angle of repose, resolution of forces considering friction when a body moves on horizontal plane, inclined plane, calculation of moment of inertia, radius of gyration, I section, channel section, T section, L section, Z सेक्शन, बेल्ट अप सेक्शन, सिंपल केसेस ओनली। इसमें फ्रेंड्स आपको बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड लेवल का प्रिपरेशन करते हैं। इसमें देखिए सिंपल केसेस ओनली लिखा भी है, तो आपको बहुत हार्ड लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन बहुत हार्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पे अपनी प्रैक्टिस के लेवल को डिसाइड कर सकते हैं। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट डेरिवेशन, फिर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्रेंड्स, यह है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस। इससे 10 to 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंफर्म है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है तो, क्योंकि इसमें 100% इससे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपके जो
फ्रिक्शन वाले पोर्शन हैं, एप्लीकेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे 2 लाइन 4 लाइन के। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें हम मटेरियल साइंस की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट है। इसमें क्या है, आपको जैसे हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस और जो इंडेक्सेस आते हैं, विकर्स हार्डनेस नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि किस में बाल यूज करते हैं, किस में डायमंड निडल हैमर यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप रेजिस्टेंस। इस पे क्या है, कभी कभार छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी देते हैं इन जनरल। फिर फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील। इसके लिए आप क्या है, टाइम टेबल ट्रांसफॉर्मेशन टी करो भी पढ़ सकते हैं, यस करो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें फैक्ट बेसिस पे पढ़िएगा, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स नहीं मिलने वाली हैं। हाँ, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन आएंगे आपके, अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टैम्परिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बस वहीं की नाइट्रोजन या फिर हार्डनिंग प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, टेम्परिंग में क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसके क्वेश्चन बेसिकली RS खुरमी की जो बुक है उससे टच हो जाते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। फिर फ्रेंड्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें मोहर सर्कल से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड बनते हैं, अच्छे का मतलब क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को जनरल मालूम होना चाहिए कि मोहर सर्कल का रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद इसमें एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार बने थे। स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस का डेफिनेशन आता है, एंड मॉड्यूल्स ऑफ रेजिलियंस, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। BMD से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब BMD किस चीज़ का है, कैसे लीवर का है। कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन बनते हैं, 100% आएंगे इसमें, और शियर फोर्स डायग्राम के भी क्वेश्चन आते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, इसके क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं कि सीरीज में पैरेलल के कॉम्बिनेशन के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सिलेंडर ऑफ सेल्स, इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, पेरिफेरल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स चौथा टॉपिक है मशीनिंग। जनरली SSC JEE में इसको कम पूछता है, लेकिन रेलवेज में इसको डालते हैं, तो आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ लेथ, इंजन लेथ, यह सबसे बेसिक टाइप की लेथ है, तो इसको भी पूछता है। कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड स्पेसिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। फ्रेंड जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं उससे भी क्वेश्चन बनता है। रेक एंगल और सारे टाइप के जो नोज एंगल, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, और आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी शार्ट नोट्स भी आप लोग जब भी सिलेबस को बनाएं पढ़ें तो शार्ट नोट्स आपको ज़रूरी है। शार्ट नोट्स के सैंपल हम आप लोगों को एक दिन अपलोड कर देंगे इस वीडियोज़ के माध्यम से ही, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे शार्ट नोट्स बनाया था। शार्ट नोट्स की सबसे सिंपल कहानी है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसी दिन मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो फ्रेंड्स क्या है कि वो डिट्टो मेरे शार्ट नोट से ही आ गया। तो क्या है कि शार्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए, तो आप लोग शार्ट नोट्स भी ज़रूर बनाते चलिएगा सिलेबस कवर करते समय। फिर फ्रेंड्स आपको क्या आता है कि कटिंग टूल, ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर में फ्रेंड्स उसका नाम आता है कि जैसे W इसमें 6 डिजिट का होता है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। फंक्शंस ऑफ टूल एंगल्स, कौन सा कोण किस लिए ज़रूरी होता है। जनरल एंड स्पेशल ऑपरेशन, टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, फार्मिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये सारे ऑपरेशन से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको नर्लिंग करना है तो ये इसके लिए क्या प्रोसेस यूज होंगे। फिर फ्रेंड्स कीवे कटिंग के लिए लेथ मशीन यूज होगी कि सेपर मशीन यूज होगी, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। कटिंग फ्लूइड्स के क्या यूज हैं बेसिकली, और इसमें कौन कौन से कटिंग फ्लूइड्स यूज हो सकते हैं। कूलेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स, इंट्रोडक्शन टू सेपर, स्लॉटर, प्लानर, ब्रोचिंग, मिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाइड टू गियर्स, जैसे इसमें हॉबिंग, सॉविंग, इस टाइप के प्रोसेस होते हैं। इसको अगर आप लोग चाहें तो अपनी डिप्लोमा या फिर डिग्री की जो बुक होती है मशीनिंग प्रोसेस की, उससे भी कवर कर सकते हैं।
लेकिन थियरीज हैं पढ़नी पड़ेगी, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ डिप्लोमा की बुक से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन के आइडियाज़ नहीं मिल पाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या उस लेवल की आपकी इस जानकारी दी गई है कि नहीं इस डिप्लोमा या डिग्री की बुक में। फिर फ्रेंड्स वेल्डिंग आती है, वेल्डिंग के न्यूमेरिकल भी बनते हैं कभी कभी, और टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट के भी क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी इसमें इमेज भी बना के दे देता है कि लैप जॉइंट है कि बट जॉइंट है, और इसमें फेलियर के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, एडवांटेजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट, डीसी वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्लोज सर्किट वोल्टेज, ये सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल, प्रिंसिपल ऑफ गैसेस, ऑक्सी एसिटिलीन, इसमें रेशियो जनरली पूछा जाता है कि न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सी, और फिर जो ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर हम बात करें वेल्डिंग इक्विपमेंट ऑफ गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग प्रोसीजर, आर्क एंड गैस, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग टेक्निक्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो आपके ब्रेजिंग टूल्स होते हैं या फिर इनके क्वेश्चन में मिक्सचर का रेशियो पूछा जाता है। टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोल्डर्स एंड फ्लक्सेस, वेरियस फ्लेम कटिंग प्रोसेस, एडवांटेजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लेम कटिंग, ये सिलेबस के पार्ट्स हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है। डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, CO2, एटॉमिक, हाइड्रोजन, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मिग एंड टिग वेल्डिंग। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोग यह याद रखिएगा कि इनर्ट गैस कौन सी होती है मिग में, टिग में, और इसके एप्लीकेशन कितने होते हैं, टेम्परेचर रेंज कितना होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर फ्रेंड्स ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, इससे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटल रिमूवल बाय ग्राइंडिंग, एब्रेसिव, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बॉन्ड्स एंड बाइंडिंग प्रोसेस, विट्रीफाइड सिलिकेट, सेलेक, रबर, ग्राइंडिंग मशीन, ग्रेड हैं फ्रेंड्स ये सारे, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। क्लासिफिकेशन, सिलेंड्रिकल सरफेस टूल, कटर ग्राइंडिंग मशीन, कंस्ट्रक्शन डिटेल, रिलेटिव मेरिट्स, इसमें फ्रेंड्स क्या है कि जो अलग अलग टाइप के ग्राइंडिंग डिस्क होते हैं उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी आपको पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, पिछली बार भी इसके क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आएंगे। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्क, हनिंग होल्डिंग डिवाइसेस, व्हील मेंटेनेंस, बैलेंसिंग ऑफ व्हील्स, कूलेंट्स यूज्ड, फिनिशिंग बाय ग्राइंडिंग, हनिंग लैपिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो होता है ये इसके क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्लेटिंग मेटल्स एप्लीकेशंस, अब इसमें पूछा जाता है कि पॉजिटिव प्लेट पे क्या आता है, नेगेटिव प्लेट पे क्या आता है, हॉट डिपिंग मेथड, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो समझ जाएंगे। पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, वायर प्रोसेस, पाउडर प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग, ऑयल बेस पेंट, लैक्योर बेस एनिमल्स, बिटुमिनस पेंट्स, रबर बेस कोटिंग। फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन पेंट वाले तो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिले थे, लेकिन आप लोग इमल्सन वगैरह ये सब देख लीजिएगा। मेट्रोलॉजी क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्लिप गेजेज, डायल इंडिकेटर्स के बस क्वेश्चन उतने आते हैं कि स्टैंडर्ड गेज कैसे बनते हैं और इसका क्या है। एंगल मेजरमेंट के लिए बस ये पूछ लेगा कि आपको प्लेनीमीटर वगैरह फिर या फिर एंगल मेजरमेंट के लिए जो कोलीमीटर्स होते हैं इसके लिए भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल स्लिप गेजेज, कंपरेटर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, ये सारे जो कंपरेटर्स 4 टाइप के हैं, इसे आप लोग अपनी डिप्लोमा की बुक से भी डिटेल पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, या तो फिर आप कहीं किसी कोचिंग या फिर नोट से भी पढ़ सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, इसकी मेथड्स भी पूछे जाते हैं, जो सरफेस रफनेस होते हैं कि एवरेज मेजरमेंट, इसका डायमेंशन क्या होता है, mm होता है कि क्या होता है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट बाय कंपैरिजन, ट्रेसर्स इंस्ट्रूमेंट्स बाय इंटरफेरोमेट्री, कोलीमीटर्स, मेजरिंग माइक्रोस्कोप, इंटरफेरोमीटर, इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट्स,
यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स इसको आपको पढ़ना होगा और इसके लिए आप डिप्लोमा की बुक रेफ़र कर सकते हैं जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं 15 to 20 क्वेश्चन 100% तय हैं, आएंगे ही आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी, पास्कल्स लॉ, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूएंसी। फिर फ्रेंड्स इधर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स, टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स, डिस्चार्ज, बर्नौलीज इक्वेशंस एंड एजम्पशंस, वेंचुरी मीटर्स, पिटॉट ट्यूब, करंट मीटर्स। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल्स के भी इसके क्वेश्चन आते हैं। कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओपन टाइप इम्पेलर, क्लोज्ड एंड डबल श्राउडेड टाइप के जो इम्पेलर होते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप लोग सारे पार्ट्स को विधिवत कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इन सब से। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, कैविटेशन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट एंड सबमर्सिबल पंप्स विथ लाइन डायग्राम। अब इसमें क्या है कि लाइन डायग्राम आपको बना के दे देगा, पूछेगा कि कहाँ तक मैनोमेट्रिक हेड है, कहाँ तक सक्शन हेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे सकती है। फ्रेंड्स इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में टरबाइन वगैरह नहीं है तो आप लोग बस पंप से डील कीजिएगा। हाइड्रोलिक मशीन्स में इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए पिछली बार हम भी परेशान हुए थे और इससे क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन कुछ पोर्शन इसके जो हैं एबीसी एनालिसिस और फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल इंडस्ट्रीज के एक क्वेश्चन क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस के बहुत सिंपल आते हैं। आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके इसको पढ़ सकते हैं और सरल ही आता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती। हॉइस्ट, क्रेन्स, कन्वेयर, ट्रक, फोर्कलिफ्ट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड। अब जैसे पूछ लिया कि हॉइस्ट क्या है, अब इसमें आपको मैकेनिकल एडवांटेज भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा यूज करेंगे किस टाइम पे। तो फ्रेंड्स ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में है जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन, डिफरेंट थियरीज, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, रिवार्ड सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल रिलेशन। इसमें कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इन जनरल आप लोग इसको कवर कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा कि इससे जो 10-5 क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप हल ही कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स बारी आती है थर्मल इंजीनियरिंग की। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसके बनने हैं। इसको बहुत ही मजबूती से और बहुत ही अच्छे से इसको आप लोगों को कवर करना है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वाइस वर्सा, लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, हाइपरबोलिक प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस जो हैं फ्रेंड्स इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको नहीं सोचना है, इस पर डिटेल आपको स्टडीज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखने कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, बाय रेडिएशन एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स एयर स्टैंडर्ड साइकिल की तो कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इसमें जो स्टैंडर्ड हैं वही साइकिल आती हैं, प्रैक्टिकल वाली साइकिल नहीं आती हैं। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इससे भी नहीं बनते हैं, बस आपको फार्मूले आपकी टिप पे होने चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आए आप उसको तुरंत निकाल सकें। तो उसके बाद क्या है कि इसमें कंपैरिजन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स एयर कंप्रेसर्स, देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, इससे भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स यह रहा आपका ओवरऑल सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैंने लगभग आपको मैं बता दूं कि जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अलावा
इसमें फ्रेंड्स अगर हम देखें तो मेन टू टाइप से जो हमारे सलेबस की है, अगर हम साथ में एसएससी जेई का भी अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं या फिर अन्य एग्ज़ाम भी दिए हैं तो इसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे अगर आप देखें तो एसएससी जेई के लिए आप मेट्रोलॉजी और फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये दो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन उसका भी सलूशन है, उसका भी समाधान है। आप लोग इसको डील कर सकते हैं अपनी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की जो बुक है उसके थ्रू। और इसके ऐसे नहीं हल करना है इसको। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद उसके बिहाफ पे आप इस बुक को पढ़ेंगे चैप्टर वाइज जो सिलेबस के पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद क्या है कि आप एक शार्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। यह फ्रेंड्स इसके लिए सिलेबस के लिए स्ट्रेटजी रही। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिलेबस को कवर करने की, तो अगर हम सिलेबस को कवर करने की बात करते हैं तो आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का प्रिंट लेना है। उस प्रिंट में मार्किंग करनी है कि कौन कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन सा पोर्शन नहीं कंप्लीट किए हैं। अब जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आप नहीं कंप्लीट किए हैं तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है कि डेडिकेटेड 1 आवर या 2 आवर देना है 10 to 15 डेज। आप क्या है पूरे सिलेबस में 10 सेगमेंट हैं। अब 10 सेगमेंट को अगर मान लीजिए हम मानते हैं ऐसा कि आपका आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 है कम से कम 6 महीना लगेगा इसको, लेकिन सीबीटी 1 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप सीबीटी 1 ही अच्छे अंक से नहीं लाते हैं तो बहुत सारे पोस्ट में आप क्या है कि एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं हो पाएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो क्या है कि सीबीटी 1 में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप 6 आवर्स पर डे का स्टडी टाइम टेबल है तो आप क्या है 4 आवर्स तो अभी सीबीटी 1 के लिए दीजिए, लेकिन 2 आवर्स से क्या है कि आपको सीबीटी 2 के लिए डिवोट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सफलता मुश्किल हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। तो सीबीटी 2 के लिए अब जैसे क्या है कि अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जो 2 से ढाई घंटा आप दे रहे हैं सीबीटी 2 के लिए। इसमें भी लगभग 1 से 1.5 घंटा क्या है कि आप बस जो सिलेबस के पार्ट आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं कभी उसके लिए दे दीजिए। बाकी 1 घंटा जो बचा है उसको क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू यह एनालाइज कीजिए कि कौन से पार्ट के सिलेबस के कौन से पार्ट का क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको हल करने में आपको कठिनाई हो रही है। तो यह फ्रेंड्स सिलेबस में मार्किंग करने से ही मालूम चल पाएगा कि आपके कौन से पार्ट के सिलेबस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जब तक आप टिक नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स यह तो हो गया आपके सिलेबस को कि कैसे आप सिलेबस कवर करेंगे। और इसके बाद हम यह भी बताना चाहते हैं कि सिलेबस का सारा हिस्सा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में सिलेबस के एक पार्ट से क्वेश्चन आता नहीं है, दूसरे पार्ट से ढेर सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो सिलेबस के सारे पोर्शन, सारे सेक्शन आपको ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन अगर उससे ज़्यादा आए तो आप कम से कम 50% क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम रहें। तो इस तरीके से आप मार्किंग करके सारे सिलेबस को अभी डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है, किसके लिए आप कोचिंग लेनी है, किसके लिए आपको यूट्यूब सर्च करना है। ये सारी चीज़ें आप जब तक मार्किंग नहीं करेंगे तब तक आप डन नहीं कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स सिलेबस के बाद बारी आती है आपकी स्ट्रेटजी की। तो यह स्ट्रेटजी मैंने बता दी। अगर बात करें हम बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की थी फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले मैं बता दूं मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी एग्ज़ाम की, तो मैंने कोचिंग लिया था। कोचिंग करने के बाद फिर मैंने क्या है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, लेकिन उस टाइम तक कोई ज़्यादा वैकेंसी थी नहीं। फिर क्या है 2 साल बीतने के बाद जब हमारी वैकेंसी आई आरआरबी जेई की, तो उसमें क्या है कि हमने फिर टेक्स्ट बुक, टॉप रैंकर्स और ग्रेडअप 3 जगह से हमने कोचिंग ली थी। तो इस तीनों में हमने क्या है कि जब इसके टेस्ट सीरीज खरीदे थे, कोचिंग नहीं ली थी, कोचिंग तो बस एक बार ही ली थी। इनके टेस्ट सीरीज मैं सॉल्व करता था, और इनके टेस्ट सीरीज से सॉल्व करने से हमको क्या फ़ायदा मिलता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था मैं, मुझे मालूम चल जाता था मेरे मार्क्स कितने आ रहे थे। टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स फ्रेंड्स 104 से 106 के आसपास ही रहते थे। कभी मेरे इतने अच्छे नहीं गए थे कि जो 110 या 110 से ऊपर रहे। तो जब इतने मार्क्स आते थे हमारे, तो फिर
इसमें क्या होता था कि हमारे क्वेश्चन जो मिस्टेक हुए रहते थे हम उसको मार्क आउट करते थे कि सिलेबस के किस पार्ट से है। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें कोचिंग में हमारे कंप्लीट नहीं कराई गई थी, टीचर नहीं पढ़ाए थे। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या किया था कि यूट्यूब से सर्च करके देखा था। अगर हम बात करें यूट्यूब पे तो कुछ सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी है। अगर हम देखें तो एक है योरपीडिया करके है, विजेंदर सर पढ़ाते हैं, उसमें इंग्लिश में उनके सारे लेक्चर्स हैं। तो वो भी बहुत अच्छी कंटेंट दिए हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और कभी कभार आप क्या है कि पॉइंट टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो उस पर भी अब जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपको कवर करना है तो आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सीधे यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उसमें आ जाएगा। तो उसकी थियरीज और वो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो यह फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट में जो हमने जो किया था, हमारी जो प्रैक्टिस थी वो कुछ इस टाइप से थी। हमने सबसे पहले आर.के. जैन कवर किया था, लेकिन आर.के. जैन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं, मशीनिंग प्रोसेस के और सारी चीज़ों के। अगर कोई कैंडिडेट आर.एस. खुरमी भी कवर करता है तो मैंने आर.एस. खुरमी भी पढ़ी थी, क्योंकि हमको तैयारी करते हुए लगभग 2 साल बीत चुके थे। 2 साल में हम आर.एस. खुरमी पढ़ डाले थे, आर.के. जैन भी पढ़ डाले थे। तो आर.एस. खुरमी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इतना बता दूं कि 65 से लेके 70% क्वेश्चन आप आर.एस. खुरमी के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पढ़े हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के आर.आर.बी. जेई का देख सकते हैं 2018 वाला। तो आर.एस. खुरमी एक अच्छी बुक साबित होती है इसके मामले में, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे इसमें लैक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसके साथ साथ आपको कोचिंग के नोट्स भी हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसी कोचिंग ले लीजिए जो 2 साल में कोर्स ही कंप्लीट कराए, तो फिर आपका बेकार हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे सोच समझ के ही कोचिंग के लिए ले लीजिएगा कि जिससे आपको प्रेफरेंस मिले, फ़ायदा मिले। और कोचिंग के लिए आप लोग ऑनलाइन ही सेलेक्ट कीजिएगा, ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सिलेबस भी कवर नहीं हो पाता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स कोचिंग का हो गया और यह टेक्निकल की बुक का हो गया। और इसके साथ प्रैक्टिस आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप फेल होंगे, 100% फेल होंगे। आप लोग वीकली का यह एक माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि वीकली आपको कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि तभी आपका क्या है कि सिस्टम बन पाएगा। 150 क्वेश्चन हैं आपके पूरे पेपर में और आपको 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लग सकता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें बुक की, तो बुक आर.एस. खुरमी और कोचिंग मटेरियल और आपका शार्ट नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यह रही स्ट्रेटजी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप आर.आर.बी. जेई 2024 के एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्षम होंगे। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और शेयर कीजिए।